सभी को एक बार फिर से नमस्ते। देखिए, लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एकदम डिटेल से। प्रस्तावना कैसे लिखी थी मैंने साइड में यहाँ पे, और सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे उसको भी मैंने डिटेल में समझाया था। प्रस्तावना किसके आधार पर बनी है ये भी समझाया था। पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के आधार पर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है बनाई गई थी। आज हम जो समझेंगे, जो प्रस्तावना में जो कठिन कठिन शब्द थे उसको समझते हैं कि आखिर उनका मतलब क्या है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो ये कठिन कठिन शब्द दे रखे हैं, संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य इत्यादि, इसको समझेंगे इसका जो है मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए ये 5 जो है शब्द मैंने कठिन वाले लिए हैं। कठिन नहीं मतलब इतना कठिन नहीं है, बट इसके जो मीनिंग्स है उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझने के बाद ही जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन पाता है। तो चलिए समझते हैं संप्रभुता को। सबसे पहली हेडिंग है हमारी संप्रभुता। इसको समझते हैं कि भाई संप्रभुता का मतलब क्या हुआ। एक अगर राष्ट्र संप्रभु है, उसके बाद अपनी संप्रभुता है, तो उस राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, वो कहना क्या चाहते हैं, उसको समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, मैं भी डालता हूँ। संप्रभुता या फिर संप्रभु राष्ट्र। देखिए, संप्रभुता का मतलब एकदम देसी भाषा में बताऊं कि भैया मैं अपने फैसलों का अपना मालिक हूं, मैं जो चाहे वो फैसला ले लूं। तो भारत भी क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो भारत के पास अपने जो है राजनीतिक अधिकार हैं, पॉलिटिकल विल है, पावर है, सब कुछ है। एक स्वतंत्र नेशन है। तो भारत ना ही किसी का डोमिनियन है, ना ही किसी के दबाव में काम करता है, ना ही किसी दूसरे देश के साथ कोई गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है। तो कहने का मतलब भारत जो है अपने आप में फ्री है, स्वतंत्र है। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, भारत ना ही क्या कहते हैं किसी अन्य देश का पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, ना ही किसी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन कर रखा है। पूरी तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वो अपने आंतरिक बाहरी मामलों को स्वतंत्र रूप से देख सकता है, कोई इस पर प्रेशर नहीं है। तो इस प्रकार के जो राष्ट्र होते हैं, नेशन होते हैं, उनको जो है संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो भारत जो है अपने आप में संप्रभु है, उसकी अपनी संप्रभुता है। ठीक है, तो ये हुआ संप्रभुता का मतलब। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। संप्रभु राष्ट्र का मतलब ना तो किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब समझते हैं, गांधी जी इसी राष्ट्र की मांग कर रहे थे अंग्रेज़ों से, और इतिहास वाले बताते हैं कि कांग्रेस वाले जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। खैर अलग बात है। डोमिनियन का मतलब कि भाई सत्ता तो हम ही चलाएंगे, लेकिन असली मालिक जो है भारत का कोई और होगा। जैसे उस समय तो अंग्रेज़ यहाँ के शासक थे, तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग जो गांधी जी या फिर अन्य कांग्रेस के लोग कर रहे थे, उसका मतलब यही था कि पॉलिटिकल इश्यूज़ तो हम देखेंगे, बट जो रियल पावर होगी, जो एक्चुअल जो कंट्रोल होगा भारत पे, वो आपका होगा। मतलब जो स्टेट का हेड होगा, राष्ट्र का हेड होगा, वो आप होंगे, बट यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है चलाने दो। ऐसे स्टेट को डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो भारत न तो डोमिनियन स्टेट है, ना ही किसी का गुलाम है, ना ही गुलाम है, ना ही किसी के साथ कोई राजनीतिक गठजोड़ है, किसी राष्ट्र के साथ राजनीतिक गठजोड़, कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं है। अब भारत के जैसे भारत के प्रधानमंत्री अभी रशिया गए थे, रशिया जाके कई सारे वहाँ MOU पे सिग्नेचर हुए, कई सारे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए वहाँ के देश से यहाँ के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से हमारा मतलब गठजोड़ हो गया। वो एक व्यापार है, एक बिजनेस है। वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें ये देंगे, हम बदले में आपको ये देंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई यहाँ राजनीतिक जो गठजोड़ नहीं है। ठीक है, कि आपके यहाँ हम चुनाव लड़वा देने में हम मदद करेंगे, हमारे यहाँ आप मदद करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आप हमारा चुनाव जितवा देंगे तो हम आपको ये वाली ज़मीन गिफ्ट कर देंगे या इतना सोना दे देंगे, ऐसा कोई गठजोड़ नहीं किसी के साथ। भारत फ्री है। दूसरी बात, आंतरिक व बाह्य मामले में निपटाने के लिए जो है भारत अपने आप में स्वतंत्र है। किसी प्रकार का जो है कोई प्रेशर नहीं है भारत के ऊपर। ठीक है,
आंतरिक और बाह्य मामले को खुद निपटा सकता है, किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, भारत जो है किसी की ज़मीन भी अधिग्रहित कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है, चूँकि संप्रभु राज्य है, अधिग्रहित कर सकता है। अब हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, आए दिन लेके रहेंगे, कश्मीर करते रहते हैं। कभी मान लो युद्ध हो गया, अब भारत की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, उनकी सेनाओं ने भी कर दिया, हम बहुत अंदर तक चले गए मान लीजिए, और हम चाहें कि वहाँ से हम वापस नहीं लौटेंगे, अब जो है भारत की सीमा यहीं लगेगी तो वहीं लगेगी, क्योंकि हमने जो है युद्ध जीत लिया है। तो चूँकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं तो जो है हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई हम पे आक्रमण करे, हम उसे बार बार उंगली कर रहे हैं और वो हम पे आक्रमण कर दे, अब वो विजय प्राप्त कर ले, तो उसके लिए जो है हम सीमाएं छोड़ भी सकते हैं कि ठीक है हम हार गए भाई, ये तुम्हारा राज्य हो गया, इतनी अब बाउंड्री जो हमारी वहाँ लगती थी उसके पीछे से लगेगी, ठीक है। तो दोनों प्रकार के जो है क्या कहते हैं मामले हैं, अधिग्रहित भी कर सकती है, छोड़ भी सकता है, भारत छोड़ भी सकता है अपनी भूमि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, ठीक है। तो ये संप्रभुता का मतलब हुआ सही मामले में कि भारतीय राज्य जो है पूरी तरीके से संप्रभु है, उसकी अपनी एक संप्रभुता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे टॉपिक को, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। दूसरा भाई समाजवादी। देखो समाजवाद का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, सब कुछ जो है सरकार करती है, वहाँ का राज्य करता है। राज्य का मतलब जो पूरी स्टेट मतलब सरकारी मशीनरी है उसे राज्य कहते हैं, वो करता है समाजवादी व्यवस्था में। जैसे चीन है, रशिया है, यहाँ पे क्या है सोशलिस्ट वाला जो है, सोशलिस्ट जो है सरकारें होती हैं, समाजवादी सरकारें, सारे काम जो है सरकारी करती है। जैसे उत्पादन का भी काम जो है सरकार करती है, वितरण का भी काम सरकार करती है, कानून व्यवस्था बनाने का काम भी सरकार करती है। ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे जो व्यवस्थाएं होती है उसे समाजवादी जो है सरकार कहते हैं, या साम्यवादी सरकार कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को साम्यवादी, या फिर कौन सी वाली, ऐसी वाली सरकार समाजवादी, या फिर राज्याश्रित कि राज्य पे निर्भर जो है, राज्य आश्रित, ठीक है, सरकार कह सकते हैं। पूरी तरीके से सब कुछ व्यवस्था जो है राज्य पे निर्भर करती है। वहाँ जूता भी बनाएगी तो वहाँ की सरकार बनाएगी, बेचेगी भी तो सरकार बनाएगी, सब कुछ जो है सरकार करती है। ये होती है समाजवादी व्यवस्था। बट भारत की जो समाजवादी व्यवस्था थोड़ी हटके है, क्योंकि चूँकि भारत की व्यवस्थाएं पूरी हटके हैं। उसमें क्या है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हुआ भाई, ये नई जो है शब्दावली कैसे आ गई? तो देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, मिक्स वाली जो इकोनॉमी काम करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जो ये उत्पादन, वितरण, कानून व्यवस्था, रेगुलेशन, ये सब करना सरकार का काम था। इस व्यवस्था में क्या है, कुछ काम सरकार करती है, उत्पादन के कुछ काम सरकार करती है, वितरण भी सरकार करती है, और कानून तो दोनों व्यवस्थाओं में सरकार ही बनाती है, चाहे वो समाजवादी हो या लोकतांत्रिक समाजवाद हो, ठीक है, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था हो। वो पूरी कानून बनाने का काम जो है वैसे सरकार करती है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसमें उत्पादन का कुछ काम सरकार करती है और कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर करता है। वितरण का भी काम जो है सरकार भी करती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं। जैसे आज के टाइम में देखिए, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, सिम अपना बना रही हैं, सरकार से लाइसेंस ले रही हैं, मार्केट में बेच रही हैं, तो बना भी रही हैं, उत्पादन भी कर रही हैं, वितरण भी कर रही हैं। जो रेगुलेशन वाला काम है, नियम कानून वाला, वो सरकार से परमिशन ले रही हैं। वो किसने बना रखा है, भारत सरकार ने, ठीक है। लेकिन सरकार भी आगे ये काम कर रही है। कैसे कर रही है, BSNL के माध्यम से कर रही है, BSNL के माध्यम से कर रही है। अब BSNL की सर्विस कैसी है वो एक डिबेट का टॉपिक है। बहरहाल सरकार भी जो है उत्पादन कर रही है और वितरण कर रही है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को जो है
ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसमें जो है सरकार भी लगी रहती है और प्राइवेट सेक्टर भी लगा रहता है। ठीक, ये जो है कि अब देखिए गांधी जी का जो विचार था वो समाजवादी विचार ही था, ये समाजवादी विचार। ठीक, तो समाजवादी विचार था। चूँकि समाजवादी जो है शुरू में ये वर्ड जो है प्रस्तावना में नहीं जुड़ा हुआ था। जब 1950 में संविधान बना था तो उस समय समाजवादी लक्ष्य जो है शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। इसको 1977 में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी के टाइम में संविधान संशोधन करके डाला हुआ था। चूँकि समाजवादी लक्षण पहले से विद्यमान थे भारतीय संविधान में, देखा जाए तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज़ें निहित थी, तो जो चीज़ निहित थी उसी चीज़ को यहाँ पे लाके प्रस्तावना में जोड़ा गया कि भारत की प्रकृति जो है ऐसी होगी। ठीक है, तो ये जो है समाजवादी जो है विचारधारा है। अगला टॉपिक चलते हैं, देखिए देखते हैं। अगला है देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारतीय संविधान, सेकुलर नेशन। तीसरा कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष। देखिए जब संविधान बना शुरू में जब संविधान बना 1950 में, तो ये धर्मनिरपेक्ष जैसी बीमारी जो है या शब्द कह लीजिए भारतीय संविधान में निहित नहीं थे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको इस बात की चर्चा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, वो सब डिस्कशन उन्होंने किया हुआ था धर्मनिरपेक्षता पे, लेकिन उन्होंने प्रस्तावना में ये चीज़ नहीं डाला। उसके पीछे कारण ये था कि धर्मनिरपेक्ष की जो डिफिनीशन थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो विदेशों में कुछ और है, भारत में कुछ और है, तो वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है संविधान निर्माताओं ने इस धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द को प्रस्तावना में नहीं डाला था। इसको भी इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के टाइम में 1975 और 77 के बीच जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इस शब्द को डाला है। इसमें बड़ा विवाद है। आप देखिए बीजेपी कांग्रेस के लोग डिबेट करते हैं तो बड़ा मज़ेदार डिबेट होती है। इससे राजनीति का नया एक आयाम जो है शुरुआत हुई थी 1975-76 के टाइम में। इस शब्द को डालने के बाद एक अलग प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हुई है। किसकी तुष्टिकरण की राजनीति, वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए संविधान के जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 से 28 है, 25 to 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो चूंकि ये लक्षण विद्यमान थे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसी को ध्यान में रखते ही लोग कहना ऐसा जो मतलब इंटेलेक्चुअल है कि भाई जो बातें 25 से 28 में थी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो जब थी तो इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्षता जो है शब्द प्रेम्बल में डाल दिया, उसमें क्या बुराई है। सवाल यही होता है कि भाई जो बात ऑलरेडी यहाँ निहित थी, मेंशन थी, धर्म की स्वतंत्रता थी, धर्म की स्वतंत्रता थी, सभी लोग अपना हिसाब से अपना मानो, तो अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रेम्बल में डालने की क्या ज़रूरत थी। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। मोटा कहा जाए तो एक प्रकार से इंदिरा जी को तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी। आज वो राजनीति बहुत टॉप पे जा चुकी है इस शब्द के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं किसकी तुष्टिकरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक थे, उसके बावजूद भी जो है इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला और उसकी डिफिनेशन ये दी कि भाई भारत का कोई धर्म नहीं है, भारतीय स्टेट का कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से अनुसरण करेगा। ये डिफिनेशन दी गई। इस पर बड़ा विवाद हुआ था। खैर वो विवाद पे नहीं बढ़ते हैं, बट ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि जो स्टेट है, यानी स्टेट का मतलब सरकारी मशीनरी, वो सभी धर्मों को बिना भेदभाव को बराबर संरक्षण देगी। बराबर संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, यहीं से जो है तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हुई, इसी शब्दों से। यहाँ से नहीं शुरू होती, यहाँ तो सबको राइट्स थे, सब कुछ चल रहा था। जब सरकार ने कह दिया कि सबको हम बराबर संरक्षण देंगे, तो संरक्षण किसी विशेष वर्ग को मिलना प्रारंभ हो गया। अब बाकी सबको तो ऐसे ही बांट बांट के काम चलता रहा राजनीति में। तो धर्मनिरपेक्षता का जो भारत मतलब इंडियन
प्रेम्बल में जो मतलब है वही है कि भारत यानी इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत जो है सबको बराबर जो है संरक्षण प्रदान करेगा। ये जो है आइडियल डिफिनेशन है, बट होता है इसके विपरीत हो रहा है भारत में। ठीक है, तो ये है धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, लोकतांत्रिक होगी। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई आदमी डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं कैंडिडेट चुनता है, जनमत होता है सबके सामने, वही फैसला हो जाता है ऑन द स्पॉट। ये स्विट्जरलैंड में ऐसे आज भी व्यवस्थाएं हैं कि कोई वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं होता है, अपने आप ही जनमत होता है, कौन सा कानून बनना है कौन सा नहीं बनना है हो जाता है। वहाँ हो सकता है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत कम है, तो वहाँ इजीली जो है जनमत कराया जा सकता है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है बात की गई है। ठीक है, तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा कि भाई लोकतंत्र की पढ़ रहे हैं हम। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में। यहाँ से एक प्रतिनिधि खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, कई सारी पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे, लोग यहाँ वोटिंग करेंगे। ठीक है, वोटिंग करेंगे, कई सारे पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ खड़े होते हैं, लोग उनको वोटिंग करेंगे। जो मैक्सिमम वोट पाएगा वो चुनाव जीत के जो है संसद में आएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था होगी संसद में, और अध्यक्षीय व्यवस्था होगी जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ की जो है सभा में जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है बंदा जो है यहाँ पाएगा, ये अप्रत्यक्ष जो है प्रतिनिधि है। यहाँ पे जो है जनता जो है अपनी पावर का इस्तेमाल जो अप्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपना प्रतिनिधि भेजा हुआ है, प्रतिनिधि के हिसाब से जो काम होता है। ठीक है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें जो है कैंडिडेट जो है यहाँ से जीत के आते हैं, संसद में बैठते हैं और वहाँ पे अपने काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष वाला लोकतंत्र एक संसदीय व्यवस्था वाला होता है जो कि भारत में है, और एक अध्यक्षीय व्यवस्था वाला होता है जो कि अमेरिका में है, राष्ट्रपति वाला। तो इस प्रकार का जो है दो प्रकार का जो है सिस्टम होता है। भारत ने जो है प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। इसमें अपनाने के बीच क्या होता है, जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो संसद में आएगा और यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो संसद की कार्यपालिका होती है, इस व्यवस्था में कार्यपालिका होती है, वो पूरी तरफ से विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जो सरकार होती है, सरकार मोदी सरकार या जो अब तक की पिछली सरकारें थी, वो पूरी संसद के प्रति जो है जिम्मेदार होंगी। कोई कानून बनाएंगी, कोई काम करेगी, तो उनमें कुछ कमियाँ आएंगी तो पूरी संसद में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है भारत में चल रही, प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था भारत में विद्यमान है। इसके कई सारे और लक्षण हैं, जैसे कि एक सेकेंड, संसदीय व्यवस्था के और सारे कई सारे लक्षण हैं। भाई सबको वोटिंग करने का राइट्स है, कानून की सर्वोच्चता है, न्यायालय है, स्वतंत्र न्यायालय है। ये सब जो है संसदीय व्यवस्था के सामान्य लक्षण हैं, जिसे आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये पूरी ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। चुनाव के माध्यम से कैंडिडेट जीत के आते हैं, अपनी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, और उसी के प्रति जिम्मेदार भी होते हैं विधायिका के प्रति। ठीक, तो इस प्रकार का लोकतंत्र जो है पूरे जो है राष्ट्र में चल रहा है, कुछ एक को छोड़ के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, पांचवा हमारा है गणतंत्र। इसको समझते हैं गणतंत्र क्या है। गणतंत्र में क्या होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वह दो प्रकार की होती हैं, एक राजशाही वाली, दूसरी होती है हमारी गणतंत्र वाली, गणतंत्र वाली। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक राजशाही वाली, एक गणतंत्र वाली। इसमें अंतर क्या होता है, जो राजशाही व्यवस्था होती है उसमें एक ही परिवार का आदमी उत्तराधिकारी के रूप में उस राष्ट्र का हेड बना रहता है। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ कोई राजा रानी ही हमेशा बने रहते हैं, उस फैमिली, पार्टिकुलर फैमिली का ही बंदा वहाँ पे राजा बनेगा या रानी बनेगी। इसे कहते हैं राजशाही व्यवस्था। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा गणतंत्र है, इसमें जो स्टेट का हेड होता है, राष्ट्र का जो मुख्य होता है, मुख्य यानी राष्ट्रपति, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति यहाँ भारत का पहला नागरिक होता है, भारतीय स्टेट का मुखिया होता है, वो उत्तराधिकारी न होकर बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जीत के आता है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या है, जीत के आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं तो कल को उनका कोई खानदान का बन जाएगा, उनका कोई भाई भतीजा जो भी होगा बन जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनडायरेक्टली जो है इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से लोग चुन के आते हैं। तो ये जो व्यवस्था है गणतंत्र वाली, इसे कहते हैं गणतंत्र। असल में कहते हैं, इसे कहते हैं गणतंत्र, जहाँ पे स्टेट का मुखिया चुन के आता है उसे कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए जो है भारतीय संविधान में जो है गणतंत्र शब्द को रखा गया है कि यहाँ का जो मुखिया होगा, जो स्टेट का हेड होगा, वह जो है चुन के आएगा, न कि उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे रहेगा और काम करेगा। ठीक है, उसका चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। आप देखे होंगे 2012 में हुआ था तो प्रणब मुखर्जी आए थे, 17 में हुआ तो रामनाथ कोविंद आए थे, 22 में हुआ तो द्रौपदी मुर्मू हैं, 27 में होगा, देखते हैं कौन आता है। ठीक है, तो हर 5 साल के बाद जो है ये व्यवस्था यहाँ पे चलती है। ठीक है, अब देखिए एक और होता है राजशाही व्यवस्था में क्या होता है, पूरी जो पावर होती है एक बंदे के पास होती है, राजा के पास, किंग के पास होती है, रानी के पास होती है। लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास पूरी पावर नहीं होती है, पूरी सरकार है, विपक्ष है, पक्ष है, अनेक राज्यस्तरीय पार्टियां हैं, सबके पास अलग अलग अपनी पावर है। और उन पावर का सोर्स क्या है, जनमत यानी जनता। जनता जनार्दन के हाथों में ही सत्ता होती है। गड़बड़ करोगे अभी वह जनता हरा देगी। रिकॉल की व्यवस्था तो नहीं है बट अगली बार हरा देगी, और नहीं हरा सकती है तो विद्रोह तो कर ही देगी अगर कोई गलत कानून बनेगा तो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, विशेष अधिकार की जो है अनुपस्थिति रहती है। यहाँ तो पूरा किंगडम रहता है, पूरा महारानी के रूप में, पूरा एकदम वो लहंगा वहंगा 5 मीटर का लेके पीछे चलते हैं, रथ पे बग्गी वग्गी बैठ के चलते हैं इस वाली व्यवस्था में, जैसा कि आप फिल्मों में देखे होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य एक नागरिक रहेगा, राष्ट्रपति, वो सामान्य तरीके से चलेगा। हो सकता है 2-4 गार्ड वार्ड हो, घोड़ा वोड़ा रहे, बट जो है बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं होता है। कानून की नज़र में ये सब बराबर होते हैं। गड़बड़ करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो ये जो है इन शब्दावलियों का जो शब्द थे उनका मतलब था, उनकी मीनिंग थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कई सारे शब्द हैं, अब उसको तो इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ और है 5-7 शब्द और हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो मेंस में लिखने का आता है कि प्रस्तावना में लिखित शब्दों का जो है मतलब बताइए और शब्द दे दिए जाते हैं, इन्हीं शब्दों को रख दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए। एक भी बता दूं, भारत की जो मूल जो है प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी और लोक धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है नहीं जुड़ा था। इसे इंदिरा जी ने 1977 के टाइम में संविधान संशोधन करके इमरजेंसी के टाइम में लगाया था। उनके अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये है मूल संविधान में नहीं था, 1977 में जोड़ा गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी के जो शब्द हैं प्रस्तावना के जो कठिन वाले जिसको समझना बहुत जरूरी है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।